आज जो रातों की नींद आप छोड़ रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। आज खुद पर विश्वास रखो क्योंकि कल तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ लिखा होगा। आज की वीडियो है जीरो टू जेआरएफ पहुंचाने का एक रोड मैप। इन 4 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं। स्टूडेंट को सिलेबस कब तक पूरा करना चाहिए, कितने साल के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, रिवीजन का 13715 रूल क्या होता है, मॉक टेस्ट को किस शिफ्ट के अकॉर्डिंग लगाएं जिससे आपके एग्जाम में दिमाग बहुत तेजी से चले। हजारों लाखों स्टूडेंट सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि अगर मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस पूरा कर लिया तो मेरा जेआरएफ निकल जाएगा, जो कि ये कड़वा झूठ है, कड़वा सच नहीं है। कड़वा सच ये है कि आपको इन 4 रास्तों से होकर गुजरना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर चलना है। ये 4 चीजों को मैं आगे वाले वीडियो में प्रूव करूंगा कैसे कैसे आपको लेकर चलना है। सिर्फ कंप्लीट सिलेबस करना आपके जेआरएफ को कभी नहीं पहुंचा सकता। लाखों बच्चे सिलेबस पढ़कर जाते हैं बट स्टिल वो कई साइकिल से लगातार पेपर दे रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं। क्या आप भी उसी में से हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले स्टूडेंट फेज 1 आता है जीरो लेवल फाउंडेशन। जब तक आपके रूट्स क्लियर नहीं होंगे, वो सिलेबस की बात ही करूंगा पहले कि सिलेबस तो आपको पूरा करना है बट कब तक। जैसे मान लीजिए आप दिसंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक यानी 10 तारीख तक जाएगा, तो आपको अपना सिलेबस एनी हाउ नवंबर मंथ तक पूरा कर लेना है। और सिलेबस पूरा करने के दरमियान एक बात को गांठ बांध लेनी है, उन यूनिट्स के उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है जिनका यूजीसी नेट के एग्जाम में ज्यादा वेटेज होता है। एनटीए जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उनके वेटेज पर ज्यादा अच्छे से काम करना है। सर हमको कैसे पता चलेगा वेटेज? वीडियो के आगे आपको कंफर्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करना, क्योंकि आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई कर सकते हो, कई हद तक नेट तक पहुंच सकते हो, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के आप जेआरएफ तक कभी नहीं पहुंच सकते। सॉरी, कड़वा सच है इसलिए बोलना पड़ रहा है। आप कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग कैसे कर सकते हो स्टूडेंट? सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जब तक आप बेसिक्स को नहीं जानेंगे तब तक आप एडवांस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर आप यूजीसी नेट के 50% पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तब यूजीसी नेट के आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी के 20% क्वेश्चन आपके और एडवांस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग और पीवाईक्यू कनेक्शन करके सीख पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज द मेन की जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप घर नहीं बनाएंगे तब तक छत नहीं आएगी, और जब तक छत नहीं आएगी तब तक धूप और पानी से आप कैसे बचेंगे? ये वही बिल्डिंग बनानी है आपको। इसके बाद बिल्डिंग को चमकाने की बारी आएगी, जो दूसरे फैक्टर्स आकर इस बिल्डिंग को चमकाएंगे, यानी मुझे चमकाएंगे और हमें जेआरएफ तक पहुंचाएंगे। फेज नंबर 3 आता है पीवाईक्यूज मास्टर। ये गेम चेंजर का काम करता है। ये क्या है? द गेम चेंजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप हाल ही के एग्जाम को देखेंगे, कॉमर्स है, सोशियोलॉजी है और इंग्लिश है, जहां पर 60-60, 70-70 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। ऐसा पेपर 1 में भी होता है। तो पीवाईक्यूज करने से आप किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं वो आपको 1 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन को उड़ाने में, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है जिसमें एनटीए कीवर्ड्स के साथ खेलता है, नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता है, उन्हीं क्वेश्चन में कुछ इधर उधर करके आपको परेशान करने की कोशिश करता है एनटीए। एक बात कहते हैं ना, थक जाना लेकिन रुकना मत, रो लेना लेकिन टूटना मत, सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने सपने से कभी रूठना मत। तो इसीलिए ये पीवाईक्यूज गेम चेंजर इसीलिए है। बहुत मुश्किलें आएंगी, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन रूठना नहीं है, टूटना नहीं है, लगातार चलते रहना है। यही जेआरएफ की एकमात्र सीढ़ी है, कंसिस्टेंसी। तीसरा आता है कि आपसे बुक्स, थ्योरीज और थिंकर्स पे क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा जाता है। तो अगर आपने पीवाईक्यूज के तौर पे जितने थिंकर्स बुक्स और थ्योरीज पूछी गई हैं वो आपने अगर पढ़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस टॉपिक का सवाल गलत करा ही नहीं सकती, अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे। तो एनटीए फिक्स नंबर ऑफ थ्योरीज, थिंकर्स, बुक्स, कॉन्सेप्ट को बार बार पूछ रहा है, ठीक है।
चौथा आता है क्रोनोलॉजी। एक बार आपने क्रोनोलॉजी के 100 क्वेश्चन किसी भी यूनिट के लगा लिए, मैं आपको गारंटी करता हूं आप 101वां क्वेश्चन लगाने जाएंगे, वो पिछले 100 क्वेश्चन के अंदर से ही मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया होगा। एग्जाम्पल लेके बताता हूं, अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो आप वैदिक काल की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, उन यूनिवर्सिटीज और एक्ट को अगर आप उसके 100 पीवाईक्यूज लगा लेंगे, उसके बाद जब 101वां पीवाईक्यू लगाएंगे आप कहेंगे अरे यही तो था राधा कृष्णन कमेटी, एनईपी 2020 का तो है। हर चीज रिपीट होगी। एक बार क्रोनोलॉजी का पीवाईक्यू लगा लिया। असर्शन रीजन के क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया था, है ना, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो गई थी, असर्शन रीजन के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर तुक्का नहीं चलता है, यहां पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूछी जाती है आपसे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पीवाईक्यूज की हेल्प से आप क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं। 4 चीज के मैच द फॉलोइंग आते हैं, चारों को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मिनिमम एक मैक्सिमम दो में आपका सवाल का आंसर 110% आ जाता है। बट ये कैसे सॉल्व कर पाओगे, ये आपको पता चलना चाहिए कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है जो सबसे पहले और जल्दी सॉल्व हो जाए। ये पीवाईक्यू गेम चेंजर आपको बताएगा कि आपको मैच द फॉलोइंग में कौन सा अटेम्प्ट करना है। स्मार्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जब से अभी हाल ही में आप 1-2 साल से देखेंगे एनटी ने 2 तरह के क्वेश्चन पूछने ज्यादा कर दिए, स्टेटमेंट, असर्शन और क्रोनोलॉजी। तो इन सब के क्वेश्चन की क्लैरिटी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होती है, और आप जब पीवाईक्यूज लगाते हैं तब आप इस सब सारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाते हैं। कितने साल का पीवाईक्यू लगाएं? एटलीस्ट कम से कम आप 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घोल के पी जाएं, और किस तरह से घोल के पीना वो मैं आगे बताऊंगा। केवल क्वेश्चन लगाना, सिलेबस पूरा करना कभी सफलता का दौर नहीं तय कर सकता। सिलेबस की बिल्डिंग करना, कॉन्सेप्ट को समझना, पीवाईक्यूज जब लगाएं तो आप ये समझ पाए कि किस यूनिट का पीवाईक्यूज लगा रहा हूं, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, इसके पीछे कौन सी थ्योरीज लगी हुई है। जब आप ये रिलेट कर पाएंगे तभी आप सिलेक्शन के पास पहुंच पाएंगे। यानी कॉन्सेप्ट, बेसिक, एडवांस का पीवाईक्यू के साथ कनेक्शन आपको अंडरस्टैंड करना है डियर स्टूडेंट्स। फेज नंबर 4 आता, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पेपर 1 और सिर्फ पेपर 2 से नहीं, दोनों को बैलेंस कर कर होता है। तो हमें डेली का अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक बार अपने आप से हाथ रख के दिल में पूछिए, पिछले 1 हफ्ते में आपने कितना पढ़ा। बिना टारगेट के जब पढ़ा तो आपने सिर्फ कोई क्लास करी होगी, खाना खाया होगा, सो गए होगे, रील चलाई होगी या कहीं घूम लिया होगा। डेली टारगेट फिक्स नहीं था, इसलिए आप वो चीज अचीव नहीं कर पाए सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। अगर आपका टारगेट डिसाइड होता तो मजबूरन आपको वो काम उस दिन निपटाना होता, तो पिछले 7 दिन का आप काम पूरा कर चुके होते। बट कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब से हम डेली टारगेट डिसाइड करेंगे। पेपर 1 का डेली टारगेट मैंने बताया कि 20 से 30 क्वेश्चन लगाओ। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 40 से 50 भी कर सकते हो। डेली टारगेट पेपर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज का आप टारगेट करो 40 से 50 क्वेश्चन। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये जब टारगेट लोगे ना, सुबह उठने से रात तक आपको बार बार परेशान करेगा, अरे इतने क्वेश्चन लगाना बाकी है। इस प्रकार से आपका स्टडी टाइम बढ़ेगा। आप किताबों के बीच में, कोर्सेज के बीच में बैठोगे, अपने रूम को, अपने आप को टाइम दोगे। जब इंसान अपने आप को टाइम देता है तो वो निखर कर ही निकलता है ना। अपने आप को तलाशिए। और जब क्वेश्चन लगाएंगे तो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है उसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो बीच में एक बार रिवाइज करके हो जाएगा। जो क्वेश्चन करेक्ट लगा रहे हैं बट तुक्के से सही हो रहा है, आपका फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा, और जो गलत हो रहा, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा समझना है। एक तो रिवाइज करके जाना है, और क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या कॉन्सेप्ट में गैप रह गया, या मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, उसी यूनिट टॉपिक को दोबारा जाकर रिवाइज करना है एंड देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने से आपको रोक ही नहीं सकती। फेज नंबर 5 आता है रिवीजन साइकिल। रिवीजन का एक रूल है 1 3 7 15। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आज कोई टॉपिक पढ़ा, उसको पहले दिन अगली क्लास में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। तीसरे दिन जाओ तो सेकंड रिवीजन कर लो, एक बार देख तो लो, जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि जब आप दोबारा रिवीजन करोगे उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार में लगेगा। फिर 1 वीक के बाद उसका 3rd रिवीजन कर लो, 15 दिन के बाद 4था रिवीजन कर लो, और पीवाईक्यूज तो साथ में लगा ही रहे हो। रिवीजन करने में बहुत टाइम नहीं लगता, बच्चा पढ़ रखा है तो बहुत जल्दी जल्दी पेज पलटे जाते हैं। पीवाईक्यूज लगा रखा होगा, दोनों चीजें आपके साथ मिलेंगी, ये कॉन्सेप्ट यहां पे छप जाएगा, अगले 5 महीने तक कोई हिला नहीं पाएगा। अब आता है नेक्स्ट फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज, ये दूसरा गेम चेंजर है आपके लिए, अनदर गेम चेंजर, मॉक टेस्ट।
सबसे पहली बात तो है आपको यह डिसाइड करना है कि मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करना है स्टूडेंट। मैं आपको बताता हूं दो तरीके हैं। 50% जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। एक वीक में एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें 2 मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें 3 मॉक टेस्ट लगाओ, और एग्जाम से कम 20 से 30 दिन पहले हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप ये करते हो तो मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके क्वेश्चन को करेक्ट करने की एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 में कितना टाइम देना है, कौन से पेपर को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को कब स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन पे क्या तुक्का लगाना है, ये सब चीजें बताता हमारा मॉक टेस्ट। और बताऊं, सिर्फ सिलेबस पूरा करना, पीवाईक्यूज लगाना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कभी भी आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ना हो, पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करके गलत और सही के बीच पहचान ना हो, तीसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसका अगर आपने एनालिसिस नहीं करा, उसका डायग्नोस्टिक नहीं करा कि कहां पर हमारा स्कोर डाउन हो रहा है, कहां पर स्कोर में कमियां आई, किस यूनिट ने डाउन करा, वो करोगे तभी सिलेक्शन तक पहुंचोगे। क्योंकि जब चींटी पहाड़ पर चलती है तो कई बार गिरती है लेकिन फिर से चढ़ती। यही वो तरीका है, आपको बार बार देखना कि कोई क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, हमने जो तुक्का लगाया क्यों तुक्का लगाना पड़ा, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था उसका, हम कोई कॉन्सेप्ट भूले तो क्यों भूले, वो कॉन्सेप्ट था क्या, हम स्लो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा टाइम छूट गया तो क्यों छूटा। वो सारी चीजों मॉक एनालिसिस में मिलती है। जो बच्चा अपनी कमियों से सीखता है ना, वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपने इन सारी चीजों को करा तो आपका जेआरएफ मोड ऑन हो जाएगा, जो कि ओनली सिलेक्शन की तरफ लेकर जाता है। आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी 85 से 90% हो जाएगी। यानी पेपर 2 में आप 85 से 90 क्वेश्चन, और पेपर 1 में आप कर पाओगे कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। इसके बाद दुनिया का कोई भी कट ऑफ आपको रोक नहीं सकता। मॉक की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो जाएगी, हर बार आप इतना स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे बिकॉज आपने आप मॉक का एनालिसिस कर दिया। जो आपकी सिली मिस्टेक है वो धीमे धीमे कम हो जाएंगी। 2x2 कुछ लोग 5 बोल देते हैं, वो सारी मिस्टेक दूर हो जाएंगी। जो वीक टॉपिक है वो बहुत कम बचेंगे, 1-2 बचेंगे, और आपकी पीवाईक्यू से फैमिलियरिटी बहुत बढ़ जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, आप दोबारा जैसा क्वेश्चन आएगा यूं उड़ा दोगे। सबसे बड़ी बात, ये 5 मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो नहीं करनी है। क्या, हर टीचर और हर मटेरियल के पीछे नहीं भागना। पता चला यूट्यूब पे कोई मैराथन भाग गए, उधर कोई पढ़ा रहा भाग गए, अरे भैया भागते रहोगे तो सिलेक्शन से भाग जाओगे, कभी सिलेक्शन के पास नहीं पहुंचोगे। पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, एनालिसिस ना करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन तो 50 लगा दिए पर पता ही नहीं चला कि किस टॉपिक के लगाए, तो वो किसी काम के नहीं। नोट्स बना लिया, सिलेबस पूरा पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाए, तब भी फेल हो गए। रिवीजन को पोस्टपोन करना, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में मॉक लगा लेंगे, बाद कभी जिंदगी में नहीं आता, बाद में सिर्फ फेल होता है बच्चा। और मॉक का स्कोर देख के डर जाना, उसका एनालिसिस ना करना, मॉक चालू करना, 4 सवाल गलत हो जाए बंद कर देना, फ्रीक्वेंटली मॉक अटेम्प्ट ना करना, डर के मारे अटेम्प्ट ना करना, कहीं मेरा पेपर खराब हो गया मॉक का तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ऐसा कितने बच्चों के साथ लगता है बताइए। ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। इन सारी मिस्टेक्स को बचाने के लिए मेरे पास आप सबके लिए है जीएसपी बैच। जितनी बातें बोली वो सब कुछ इस बैच के अंदर है। गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, इस टी शर्ट के पीछे लिखा है ना, सिलेक्शन आपका जिम्मेदारी हमारी। ये दिसंबर 2026 का बैच है, जिस बैच में लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड बैच मिलता है आपको स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, क्वेश्चन मिलते हैं, सिद्धि डिजिटल नोट्स मिलता है, समग्र डिक्शनरी मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। हमारे मेंटर्स पेपर 1 पेपर 2 को डेली आपको गाइड करते हैं। एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, फैकल्टी गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है, लाइव टॉपर वर्कशॉप मिलती है, पीएचडी मेंटरशिप सेशन मिलता है, और मोर इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होने के बाद 1,20,000 रुपए एज अ मेंटरशिप एज अ पेड इंटर्नशिप आपको दिया जाता है। और अभी इस कोर्स में ऑफर चल रहा है स्टूडेंट कि अगर आप विद बुक्स जीएसपी का कोर्स लेते हैं तो मात्र 9,999 तक, विदाउट बुक लेते हैं तो 8,999। ये ऑफर केवल इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से चल रहा है, 2 दिन तक ये ऑफर रहेगा। इसके बाद इसकी फीस 12 से 13,000 रहती है बच्चों। और अगर आपका जेआरएफ हो गया तो 100% फीस वापस भी है, और नेट क्वालिफाई कर ले तब भी आपकी फीस वापस भी है, ठीक है। फीस आपकी वापस रहती है, क्लियर है एवरीबॉडी। यानी 100% जेआरएफ पर आपकी फीस वापस होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे मेंटरशिप नहीं चाहिए, मुझे बुक्स नहीं चाहिए, तो आपके लिए हमारे पास फाउंडेशन बैच है जो कि हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों। तो फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें भी डिस्काउंट है, डबल वैलिडिटी चल रही है उसमें। यानी 6 महीने का कोर्स आपको 1 साल के लिए मिल रहा है, 12 महीने का कोर्स आपको 2 साल के लिए मिल रहा है, 1.5 साल का कोर्स आपको 3 साल के लिए मिल रहा है। सिर्फ इतनी फीस पे करनी, पेपर 1 पेपर 2 का है। एग्जाम के टाइम जो बूस्टर कोर्स स्टार्ट होगा
वो भी इसी के अंदर दे रखा है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो में बेटा स्टूडेंट लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, इस पे क्लिक करोगे तो आप जीएसपी बैच में एनरोल कर लोगे। इसके नीचे क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये आपका फाउंडेशन बैच में आ जाएगा, ये रहा। तो ये दोनों में से जाइए फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। और आज मेरी शाम को 5 बजे मेंटरशिप भी है, डेली पेड क्लास सुबह 9 बजे आती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने पेड बैच में, तब तक के लिए शुक्रिया।